आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे पार्ट 2 को। और हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर यहाँ पर ये आपका लेसन आउटलाइन है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडेमनिटी और गारंटी को। इट स्टार्ट्स विद सेक्शन 124, एंड्स विद सेक्शन 147। काफी इजी सा पोर्शन है ये। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, विच आई सपोज आप सबने पढ़ा हुआ होगा, राइट, तो ये आपके लिए वैसे भी काफी इजी हो जाएगा। तो अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है। इसको मैं पूरा मॉड्यूल से ही पढ़ाऊंगा। जो एक्सप्लेनेशन होगा, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह, वो मैं यहाँ ब्लैंक स्लाइड में दे दूंगा। अदरवाइज ये मॉड्यूल के अंदर ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। रीजन बीइंग, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था, जैसा बना था आज भी वैसा ही है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आया। तो आप देखो यहाँ पर आपको बता रहा है दैट इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है। सो इंडेमनिटी का मतलब होता है सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉस, ठीक है, या फिर टू मेक गुड द लॉस, या फिर कॉम्पनसेट करना एक पार्टी को जिसको कुछ यहाँ पर लॉस हुआ। तो हम नहीं देखते इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज व्हाट? इंश्योरेंस इज अगेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ओनली। अब इंडेमनिटी के अंदर भी क्या रहता है इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? इट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करता है दूसरे पार्टी को कि अगर उसको कोई लॉस हुआ, ठीक है, अगर उसको कोई लॉस हुआ बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, तो वो उस लॉस को क्या करेगा? कॉम्पनसेट करेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स विद द गवर्नमेंट to return to India after completing his studies in the University of Cambridge and serve the government for a period of 5 years. अब मिस्टर एक्स जो है वो इंडिया नहीं आता। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको क्या बोलेगा? आप कैम्ब्रिज गए, आपके पढ़ाई का पूरा खर्चा हमने उठाया, अब आप हमें क्या करोगे? रिम्बर्स करोगे। तो अगर मिस्टर एक्स ही फेल्स टू रिटर्न टू इंडिया, he will have to reimburse to the government, and this is an contract of indemnity. By the way, आपने फाउंडेशन में जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट को देखा और आज जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। और इंडेमनिटी का क्लॉज हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगा। एवरी कॉन्ट्रैक्ट विल हैव एन इंडेमनिटी क्लॉज। और इंडेमनिटी क्लॉज में यही रहता है, आप चाहे घर का अग्रीमेंट देख लो या आप कोई और सॉरी, आप कोई भी और अग्रीमेंट देख लो, वहां पर इंडेमनिटी का क्लॉज आपको हमेशा मिलेगा। अब इंडेमनिटी के अंदर दो लोग होते हैं, जैसे प्रोमिसर प्रोमिसी होता है, ठीक है, ऑफरर एक्सेप्टर होता है, वैसे यहाँ पर भी दो पार्टीज होंगे। एक होगा इंडेमनीफायर और एक होगा इंडेमनीफाइड। कौन कौन क्या क्या होते हैं देखो, यहाँ पर आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में काफी अच्छे से दिया हुआ है। इंडेमनीफायर इज द पर्सन हु प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई और सेव द अदर पर्सन from the loss. And who is indemnified? He is the one who is promised against the save of the loss. तो जैसे ये हो गए आप और ये हो गया इंश्योरेंस कंपनी, राइट? यू आर इंश्योर्ड, यू आर इंडेमनिफाइड, इंश्योरेंस कंपनी इज द इंडेमनीफायर। ओके, अब इसमें देखो एक और एग्जांपल है, ए हु मैं कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो क्लॉज है वो आपको क्यों जरूरत पड़ता है? वो किसी भी तरीके से पढ़ सकता है। देखो, आपके और मेरे बीच में भी इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, या क्लॉज उसमें डल सकता है? आंसर इज यस। देखो, ये एक टीचर है, ये एक स्टूडेंट है, ठीक है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है और बोल रहा है देखो जो मैं पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में आएगा। अब एग्जाम में वो अगर नहीं आता तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बोलेगा टीचर को? अगर इनके अग्रीमेंट में इंडेमनिटी का क्लॉज है कि आप एक काम करो, अब मेरे को कॉम्पनसेशन करो, और यहाँ पर ये टीचर स्टूडेंट को कॉम्पनसेशन देगा। आ रहा है आपको समझ में? ये भी क्या हो गया? इंडेमनिटी क्लॉज ही तो हो गया ना। अरे ये समझ में आया आपको? ये वाला पॉइंट, ये भी एक तरीके का इंडेमनिटी क्लॉज हो गया। आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप देखते हो वारंटी, याद आ रहा है? कंडीशन वारंटी, तो वो भी क्या हो गया? एक तरीके का इंडेमनिटी, एक तरीके का इंडेमनिटी क्लॉज ही हो गया वहां पर भी। हालांकि उसको हम इंडेमनिटी नहीं बोलेंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इंडेमनिटी का जो क्लॉज होता है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यही पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया।
कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को लॉस से उसको रिकवर करवाएगा या उसके लॉस को द पर्सन विल मेक गुड, यहां आ जाता है इंडेमनिटी। तो देखो, ए में कॉन्ट्रैक्ट to indemnify B against the consequence of any proceeding which C may take against B in respect of a sum of rupees 5,000 advanced by C to B. Now, in the consequence, when B is called upon to pay the sum to C and C fails to do so, C would be able to recover that amount from A provided in section 124 indemnity. तो यहां पर सिंपल सा पॉइंट हुआ, आप देखो ए ने बी को क्या किया, मतलब यहां पर इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में था ए में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी में टेक अगेंस्ट बी। आया आपको समझ में? तो सी कोई भी एक्शन अगर लेगा बी के अगेंस्ट में, उसके लिए ए उसको क्या कर देगा, इंडेमनीफाई कर देगा। तो यहां पर वही बताया, और 5,000 रुपया वहां पर वो लिमिट दे दिया। तो अब यहां पर क्या होगा, when B will be called upon to pay the sum of money to C and he fails to do so, तो in that case यहां पर क्या हो जाएगा, C will be able to recover that amount from A. ओके, अब देखो अ शेयर होल्डर, यश अभी हम इसको देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या डिफरेंस होता है, हम इसको भी कवर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सी आप देखो अभी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, ये हो गया इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कब होगा, जब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होएगा ए बी और सी के बीच में। इसमें क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, इसमें सी गारंटी देगा, मतलब ए गारंटी देगा सी को कि यार तुम इसको पैसे दे दो, कुछ झोल हुआ तो मैं पेमेंट कर दूंगा। आ रहा है आपको समझ में? यहां पर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ए और बी के बीच में हो रहा है। ए बी को बोल रहा है कि अगर सी ने तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया तो मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। That's how C will be able to recover from A. आया? There is no contract between C and A. हाँ, there is a thin line of difference. देखो अभी जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ेंगे तब आएगा आपके पास। फिर आप देखो यहां पर जैसे बताया हुआ है, X, a shareholder of a company lost his certificate. He applied for the duplicate. Now, company has agreed to issue the same on the term that X will compensate the company against the loss where any holder produces the original certificate. अब इसका क्या मतलब हो गया, आप कंपनी के शेयर होल्डर थे, आपके पास शेयर सर्टिफिकेट था और आपने बोला वो शेयर सर्टिफिकेट खराब हो गया मेरा, या चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, आप कंपनी को बोलते हो मुझे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट निकाल के दो। कंपनी बोलता है देखो हम आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट निकाल के दे देंगे, लेकिन कल को किसी और ने प्रूव कर दिया कि मैं कंपनी का शेयर का ओरिजिनल ओनर हूं, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आया समझ में? राइट, तो आपको मेरे को फिर इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। तो जो शेयर सर्टिफिकेट आज आपको मैं दे रहा हूं वो आपको यहां पर रिटर्न करना होगा। तो ये हो गया, ये दिख रहा है आपको, कॉम्पनसेट द कंपनी। अब आप मुझे बताओ यहां पर कॉन्ट्रैक्ट, आप तीनों ही केसेस में देख लो, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, एक्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, करेक्ट। यहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट देखो किसके बीच में है, ए में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी, सो ए बी। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, एक्स एंड कंपनी। तो आपको यह ध्यान रखना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो ही पार्टी होंगे, ठीक है। फिर आप देखो एक्स में अग्री टू इंडेमनीफाई वाई फॉर एनी लॉस और डैमेज दैट में अकर इफ अ ट्री ऑन वाइज नेबर प्रॉपर्टी ब्लोज ओवर। तो अगर वो ट्री गिर गया एक्स के, एक्स वाई के घर में, अगर वो ट्री गिर गया उसके पड़ोसी का, तो यहां पर फिर क्या होगा, एक्स उसके लिए कॉम्पनसेशन पे कर देगा। सो इफ अ ट्री ब्लोज ओवर एंड डैमेजेस द वाइज फेंसेस देन एक्स विल बी लायबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ इट्स फेंसिंग। ये आया समझ में? ये आया समझ में? राइट। अब देखो आप जो गारंटी और वो सब देख रहे थे ना, अब देखो सब थिन लाइन ऑफ डिफरेंस आपको यहां पर मिलेगा।
इंश्योरेंस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सब आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इधर आपको वो क्या बता रहा है, यहाँ पर वो बोलता है that to indemnify means to compensate or to make the good loss. Thus, under a contract of indemnity, the existence of loss is essential. जब तक लॉस नहीं होगा तब तक ये आपके बीच में नहीं आएगा। आगे देखो, unless the promisee has suffered a loss, he cannot held promisor liable to pay on basically the contract of indemnity. अब इसमें एक चीज और देखना है, ये जो लॉस होगा, इट कवर्स ओनली द लॉस विच इज कवर्ड बाय आइदर द प्रोमिसर हिमसेल्फ or by the conduct of the third party, which means the losses occasioned by accident and not caused by any person or the act of God, natural event is not covered here. Very, very important. ये आया आपको समझ में, इंडेमनिटी? अरे ये पॉइंट आया समझ में? अब हल्का हल्का सा डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो, गारंटी, इंश्योरेंस, इंडेमनिटी सब एक जैसा लग रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे सब में डिफरेंसेस आपको नजर आने लगेगा। और ये काफी बार एग्जाम क्वेश्चन भी होता है कि इंडेमनिटी इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, या इंश्योरेंस और गारंटी में क्या डिफरेंस है यहाँ पे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसे बन सकता है, देखो, आप एक्सप्रेसली यहाँ पर प्रोवाइड कर दो, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिल्कुल वैसे ही आप एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर दो दैट यू आर गोइंग टू कॉम्पनसेट फ्रॉम द लॉस, या फिर ये हो सकता है आपके लिए क्या, इम्प्लाइड। ठीक है, अब इम्प्लाइड होगा तो ऑब्वियसली इट विल बी बाय द conduct of the parties. अब देखो, a contract of indemnity is like any other contract and must fulfill all the essential elements of a valid contract. मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी। तो बेसिकली सेक्शन 10 के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आपको बताए हुए, याद आ रहा है? मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकंड लेक्चर फाउंडेशन में, राइट, सेक्शन 10। रौनक बोल रहा है रिपीट। कौन से पॉइंट को रौनक? कौन से पॉइंट को रिपीट करूं? प्रीवियस वन, ये वाला मोड? ये देखो, इंडेमनिटी के लिए, इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट को इन्वोक करने के लिए लॉस होना जरूरी है। अगर लॉस नहीं होगा तो आप इंडेमनिटी के क्लॉज को हिट नहीं कर पाओगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, कौन से तरह के लॉस को इंडेमनिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट कवर करेगा? द लॉस विच इज बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर और बाय एनी अदर पर्सन, मतलब किसी इंसान से अगर कुछ गड़बड़ हो और उसकी वजह से नुकसान हो तो उसके लिए इंडेमनिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो अगर कोई नेचुरल कॉजेस की वजह से हुआ, या एक्ट ऑफ गॉड हो गया, नेचुरल इवेंट हो गया, और इफ द लॉस इज नॉट कॉज्ड बाय एनी पर्सन, देन इन दैट केस वो इंडेमनिटी के अंदर कवर नहीं होगा। ओके okay? जबकि इंश्योरेंस के अंदर ये सब भी कवर हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपके आ गए। अब देखो, ए आस्क बी टू बीट सी promising to indemnify him against the consequences. सर, तो इंश्योरेंस में इंडेमनिटी क्लॉज नहीं होता? होता है, होता है, इंश्योरेंस में होता है। हम चेक करेंगे, हम चेक करेंगे ये सबको। अब देखो, यहाँ पे एक और एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में भी देखो, इंडेमनिटी जैसी बात कर रहे हैं लेकिन वो वर्क नहीं करेगा। देखो, ए आस्क बी टू बीट सी। ए बी को बोल रहा है तुम सी की पिटाई कर दो और मैं उसके बदले में तुम्हें इंडेमनीफाई कर दूंगा अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस, कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। अब ये जो प्रॉमिस है ए का, दिस कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। व्हाई इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड? बिकॉज इनका अग्रीमेंट ही क्या है, अनलॉफुल है। अरे आया समझ में? ये पिटाई कर देना, यही अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपका इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में बाकी चीजें होना जरूरी है। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम परस्पेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहा है वो? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस
is always a contract of indemnity, but there is no contract of indemnity in case of contract of life insurance. क्या आप इसका आंसर बता सकते हो मुझे क्यों? इसका आंसर है ये, right? As contract of indemnity covers only the loss which is conducted or due to the conduct of the promisor or by any person. यही कवर होगा, ये कवर नहीं होगा, लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं होगा। आया आपको समझ में? ये पॉइंट आया समझ में? ओके। अब देखो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी होल्डर व्हेन इट इज बीइंग स्यूड। तो अब यहां पर क्या होगा? द प्रोमिसी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। तो जिसने whosoever is the indemnified, उसको हम indemnity holder भी बोलते हैं, the person who is indemnified। तो वो क्या क्या रिकवर कर सकता है? He is going to or he will be able to recover all the damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies, right? जितने भी डैमेजेस हुए आपके कॉन्ट्रैक्ट में, जो जो चीजें कवर्ड था उसके लिए। इसके अलावा all the cost he may be compelled to pay in any suit in bringing। तो बेसिकली देखो जो डैमेजेस हुआ वो तो खर्चा वो पे करेगा ही करेगा। इसके अलावा जो केस फाइल करने का खर्चा था, मतलब आपने इलीगली मतलब गलत तरीके से मना कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, यू वर द इंडेमनीफायर, ठीक है, आई वॉज इंडेमनीफाइड। आप मुझे तमीज से पेमेंट करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया तो मैंने कोर्ट में केस फाइल किया। तो मेरा जो कोर्ट में केस फाइल करने का खर्चा है वो भी आप मेरे को पे करोगे। आया? तो फर्स्ट पॉइंट बताता है ऑल डैमेजेस ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज। इसके अलावा एक तो ये डैमेज, दूसरा ऑल द कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे in any suit if in bringing or defending it he did not contravene the orders of the promisor and acted as it would have been prudent। ये वाला पॉइंट है। और तीसरा आता है ऑल सम्स ही मे हैव पेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सूट। तो जो आपने कोर्ट के अंदर कॉम्प्रोमाइज में जो भी अमाउंट आपने पे किया, तो ये सारा पॉइंट्स आप क्या करोगे? तीनों के तीनों चीजों को पे करोगे। तो ये पॉइंट आपके लिए आ गया। अब यहां पर आपको क्या बताया है? इट हैज टू बी अंडरस्टूड दैट द राइट्स अंडर दिस आर नॉट एग्जॉस्टिव। व्हाई इट इज नॉट एग्जॉस्टिव? क्योंकि इसके अंदर और भी चीजें आ सकती है, ठीक है, और भी चीजें आ सकती है। ये तीन तो ही, इसके अलावा और भी कुछ चीजें अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में दिया है तो वो भी यहाँ पर रिकवरी किया जा सकेगा। गाइस इज दिस क्लियर? अब देखो यहाँ पर आता है व्हेन डज द लाइबिलिटी ऑफ एन इंडेमनीफायर कमेंस। ठीक है, तो ये कब कमेंस हो जाएगा? जैसे ही आपका वो लॉस हो गया, जैसे ही वो लॉस हो गया आपका ये जो लाइबिलिटी है वो अराइज हो जाएगा। तो आप ये देखो बेस्ड ऑन द, देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कुछ नहीं बोलता, बट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के हिसाब से देखो, जैसे ही लाइबिलिटी ऑफ एन इंडेमनीफायर कमेंसेस as soon as the liability of the indemnity holder becomes absolute and certain। एक बार ये चीज श्योर हो गया कि अब ये अमाउंट मैं रिकवर कर सकता हूं, तो इंडेमनीफायर जो है वो यहाँ पर बाउंड हो जाएगा, उसको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, फिर देखिए एक्स, यहाँ पे देखो ए promises to compensate x for any loss he may suffer by filing a suit against y। now the court may the court order x to pay y a damages of 10,000। now as a loss has become certain, now x may claim the amount of the loss from a and pass it on to y। आ रहा है आपको ये वाला पॉइंट समझ में? ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? A promises to compensate X for any loss that he may suffer by filing a suit against Y। तो जो भी अमाउंट आप यहाँ पे पे करोगे वो आपको इधर आ जाएगा। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अगर आप देखते हो यहाँ पर आपको देखो तीन पार्ट आता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक श्योरिटी है, एक प्रिंसिपल डेटर है, एक क्रेडिटर है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कौन था? दो ही लोग थे, राइट? ये देखो अगर आप देखो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
इंडेमनिटी, तो यहां पर कितने पार्टीज है? दो पार्टीज है। एक है इंडेमनीफायर और एक है इंडेमनिटी होल्डर, और हु इज इंडेमनिफाइड। और किस चीज के लॉस को रिकवर करेगा यहां पे? फॉर द लॉस विच इज कॉज्ड ड्यू टू प्रोमिसर और एनी थर्ड पार्टी, वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। नेचुरल कॉजेस नॉट कवर्ड। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आपको यहाँ पे तीन लोग मिलेंगे, एक होगा श्योरिटी, एक होगा प्रिंसिपल डेटर, एक होगा क्रेडिटर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट। आप यहाँ पे देखो, ये वो वाला पॉइंट हो जाता है जब ए बी सी तीनों जने आ जाएंगे। यहाँ पर ए जिसने पैसा दिया, ए ने बी को पैसा दिया, ये हो गया डेटर, ठीक है। और यहां पर एक है थर्ड पार्टी, लेट्स से पी। ये कौन है? ये है गारंटर। अब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा। क्रेडिटर को बोला जाएगा आप डेटर को पैसे दे दो, ये आपको पैसे रिटर्न कर देगा। अगर इसने पैसे रिटर्न नहीं किए तो ये अमाउंट मैं आपको पे कर दूंगा। आ रहा है आपको समझ में? सो पी इज द गारंटर, ए इज द क्रेडिटर एंड बी इज द प्रिंसिपल डेटर। क्लियर? क्लियर ये वाला? जिसके बिहाफ में गारंटी दिया जा रहा है वो हो गया प्रिंसिपल डेटर। अब मुझे बताओ, यहां पर थर्ड पर्सन डिफॉल्ट के लिए क्या कोई गारंटी देगा, या एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए है? क्या थर्ड पर्सन के डिफॉल्ट के लिए गारंटी दिया जाएगा? आंसर इज नो। ओके, देखो तो यहां पर सिंपल एग्जांपल, व्हेन ए रिक्वेस्ट बी टू लेंड रुपीज 10,000 to C and guarantees that C will repay the amount within the agreed time, और अगर C fail कर गया and on C failing to do so A will himself pay to B, this is a contract of guarantee जिसमें B creditor है, C principal debtor है और A क्या है? surety। same way आप देखो, where A obtains housing loan from LIC and if B promises to pay the LIC housing loan in the event A failing to repay, it is a contract of guarantee। तो A यहां पर क्या हो गया? A हो गया प्रिंसिपल डेटर, LIC हाउसिंग क्या हो गया? क्रेडिटर, और B हो गया यहां पे गारंटर। फिर देखिए, X and Y go into the car showroom where X says to the dealer to supply the latest model of WagonR to Y and agrees that if Y fails to pay he will। तो ये हो गया आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसके किसके बीच में बनता है? देखो यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बना है ए और बी के बीच में, और एक कॉन्ट्रैक्ट बना है यहाँ पर ए और सी के बीच में, या इस एग्जाम्पल में पी, ए और पी के बीच में बना है, राइट। सो देयर विल बी टू कॉन्ट्रैक्ट्स, देयर इज अ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड प्रिंसिपल और बेसिकली क्रेडिटर, एंड देयर इज अ सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, सपोज ये डिफॉल्ट कर गया और पी ने ये पूरा का पूरा अमाउंट ए को पे कर दिया। अब आप मुझे बताओ पी को कौन कॉम्पनसेट करेगा? हु इज गोइंग टू कॉम्पनसेट पी? देन इन दिस केस बी विल कॉम्पनसेट द पी।
अब भले ही बी और सी के बीच में या बी और पी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हो, लेकिन ये क्या है, दिस इज इम्प्लाइड। अरे समझा, ये पॉइंट समझा, राइट। बाय डिफॉल्ट ही इसको यहां पर पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप देखो, देर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर, whereby the principal debtor is under the obligation to indemnify the surety if the surety is made to perform। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, इंडेमनिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट। समझा, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ओके, एंड बी और पी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देखो, बी पी को क्या बोलेगा, यार मेरे लिए गारंटर बन जाओ, मैं 100% पेमेंट कर दूंगा। कल को अगर मैंने पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट किया, और तेरे को पेमेंट करना पड़ गया, तो मैं गारंटी से तेरे को कॉम्पनसेट कर दूंगा। आया आपको समझ में? अब आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में? क्या आप कॉम्पनसेट कर पा रहे हो? कॉम्पनसेट बता रहा हूं, डिफरेंशिएट कर पा रहे हो आप इन दोनों के बीच में? ओके, एसेंशियल्स ऑफ अ गारंटी, तो इसमें एक आपके पास प्रिंसिपल डेटर होगा और एक कंसिडरेशन यहां पे रहेगा। अच्छा मुझे बताओ, पी के लिए क्या कंसिडरेशन है? व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर पी? देखो, ए और बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में समझ में आता है दोनों के लिए कंसिडरेशन है। आप मुझे बताइए, बी और पी के बीच में क्या कंसिडरेशन है? व्हाट इज द कंसिडरेशन हियर? ए को पैसे मिल जाएंगे, बी को भी पैसे मिल जाएंगे, पी को क्या मिल रहा है? व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर पी? जो प्रिंसिपल डेटर को लोन का पैसा मिल रहा है वही इसके लिए क्या बन गया, वही इसके लिए बन गया, पी विल रिकवर फ्रॉम बी विद इंटरेस्ट। हाँ देखो, कॉम्पनसेशन और कंसिडरेशन में डिफरेंस है। सी, कॉम्पनसेशन और कंसिडरेशन में डिफरेंस है। यू कैनॉट से कॉम्पनसेशन एंड कंसिडरेशन बोथ आर सेम। निधि, आपने जो बोला है वो इंटरेस्ट के साथ रिकवर करेगा, तो वो भी कॉम्पनसेट ही कर रहा है। ध्यान रखना, कंसिडरेशन अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, उसमें एक्सेप्शन के अंदर ये पॉइंट आता है। इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो यहाँ पर देखो, लाइक एवरी अदर कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुड बी सपोर्टेड बाय सम कंसिडरेशन। सो अ गारंटी without consideration is void, but there need not be a direct consideration between surety and creditor। आया आपको समझ में? जो प्रिंसिपल डेटर है उसको पैसे मिल रहे हैं, वो भी यहाँ पर एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। ओके, ओके, इज दिस क्लियर? यहाँ पर देखो, या कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल डेटर, the consideration received by the principal debtor is sufficient to the surety for giving the guarantee। ओके, और यहां पर ध्यान रखो, इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, द गारंटी विल बी वैलिड। इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन अगर श्योरिटी इनकॉम्पिटेंट हो जाए तो गारंटी वॉइड हो जाएगा। जैसे इस केस में आप अगर देखो,
सपोज पी इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर गारंटी खत्म, गारंटी रिवोक। पी अनसाउंड माइंड का हो गया, गारंटी रिवोक, ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। आया समझ में? देखो, बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट, A agrees to do so provided C will provide the guarantee for the payment of the price. C promises to guarantee the payment in consideration of A's promise to deliver the goods. तो आप goods को deliver कर दो, मैं guarantee दे दूंगा. So there is a sufficient consideration. फिर देखो, A sells and deliver goods to B. C afterward requests A to forbear to sue B for the debt for a year and promises to do so. C will pay them the default amount. अब यहाँ पर automatically A will forbear as requested and this is a sufficient consideration for the C's promise. आया? तो आप ये देखो, any promise made plus anything done plus for the benefit of principal debtor, ये point ध्यान रखना. Anything which is done, anything which is made for the benefit of the principal debtor is a valid consideration for the guarantee. देखो, A sells and deliver goods to B. C afterwards, without consideration, agrees to pay for them in default of B. Now this agreement is what? This agreement is void. क्यों? क्योंकि देखो यहां पर क्या होगा, A ने गुड्स ऑलरेडी B को यहां पर बेच दिया. अब यहां पर क्या हो रहा है, C आफ्टरवर्ड्स विदाउट कंसिडरेशन अग्रीज. अब देखो यहां तो गुड्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है ना, द गुड्स आर ऑलरेडी डिलीवर्ड, तो यहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है. सी द बेनिफिट शुड बी पास्ड ऑन टू द प्रिंसिपल डेटर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, देखो मैं ये पॉइंट आपको यहां पर लिख के दे देता हूं. बेनिफिट मस्ट पास ऑन टू द प्रिंसिपल डेटर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर ऑलरेडी आपको कोई बेनिफिट दे दिया गया है तो वो यहां पर वैलिड नहीं होगा. ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये. एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, सो देयर मस्ट बी एन लाइबिलिटी जिसके लिए आप गारंटी दोगे. तो अगर लाइबिलिटी नहीं है तो फिर या लाइबिलिटी लीगली एनफोर्सेबल नहीं है तो उसके लिए आप क्या गारंटी दोगे. देन देयर शुड बी नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट. फिर तो ये वैसे ऑटोमेटिकली वैसे ही क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. आया? तो अगर आप वहां पर कुछ भी चीजों को चेंज करते हो, इनफैक्ट आगे आपको मिलेगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी चेंजेस करते हो तो भी वो आपके लिए वॉइड हो जाएगा. देखो, A engages B as a clerk to collect money from him. B fails to account for some of the receipt and A in consequence calls upon him to furnish the security for his duly accounting. C gives the guarantee for B's duly accounting. Now A does not acquaint C with the previous conduct but afterwards makes default. This guarantee is invalid. देखो इसमें क्या छुपाया, ए बी को एक क्लर्क की तरह रख लेता है. ठीक है, अब बी जो है वो पैसे इधर उधर करता है. अब बी बोलता है देखो मैं तुम्हें नौकरी, मतलब ए बी को बोलता है मैं तुम्हें ऐसे नौकरी पे नहीं रखूंगा, तुम किसी की गारंटी ला कर दो. अब बी सी को लेके आ जाता है और सी बोलता है मैं गारंटी देता हूं बी सारे काम अच्छे से करेगा. अब यहां पर आप एक चीज देखो, जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं उस टाइम पे ए की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ए सी को बताए कि देखो मैं गारंटी इसलिए मंगवा रहा हूं क्योंकि बी ने ऑलरेडी डिफॉल्ट कर दिया है पहले, या बी ने पहले इस तरह से पैसों का हेरा फेरी किया, इसके लिए मैं यहां पर आपसे गारंटी ले रहा हूं. क्या आपको ये बात पता है? सी बोले हाँ मुझे ये बात पता है, मैं फिर भी गारंटी देने को रेडी हूं, तो बात अलग है. लेकिन अगर सी को ये बात नहीं पता तो इन दैट केस ये गारंटी क्या बन जाएगा, इनवैलिड, क्योंकि आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कंसील किया था.
आया आपको समझ में? ये पॉइंट आया समझ में? राइट। फिर यहां पर भी आप देखो, ए गारंटीज टू सी फॉर द पेमेंट ऑफ आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम, और कितना अमाउंट, 2000 टन। बी सी के साथ प्राइवेटली अग्री करता है कि वो उसको बोलता है देख, मैं तेरे को 5 रुपया पर टन, राइट, एक्स्ट्रा पे करूंगा, एंड सच एक्सेस विल बी अप्लाइड इन लिक्विडेशन ऑफ द ओल्ड डेट। ये यहां पर क्या हो गया, आपने फिर से इंफॉर्मेशन को कंसील कर लिया। तो यहां पर जो गारंटर होगा, देखो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए बी और सी, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इफ बी इज द गारंटर, ठीक है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट ए और सी के बीच में हो रहा है, इसके बारे में बी को पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर ए और सी ने प्राइवेटली मिलकर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस कर दिए, तो भी जो गारंटर है वो यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्लियर? गारंटर तब भी यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके। फिर देखो, राइटिंग इज नॉट नेसेसरी, इट कैन बी मेड इन ओरल, इट कैन बी इन रिटन, और जॉइंट श्योरिटीज भी हो सकता है यहाँ पे, एक से ज्यादा। अब देखो जो गारंटीज है वो कैसे कैसे होती है, ब्रॉडली दो तरह का गारंटी आपको मिलेगा, एक होगा स्पेसिफिक गारंटी और एक होगा कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। ठीक है। अब स्पेसिफिक गारंटी क्या होता है, देखो मैंने बैंक से लोन लिया फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रौनक ने इसके लिए गारंटी दे दी, ये हो गया स्पेसिफिक। मैं बैंक से लोन ले रहा हूं फॉर माय वर्किंग कैपिटल, धवल ने इसके लिए गारंटी दे दिया, ये क्या हो गया आपके लिए, दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक गारंटी, दिस इज अ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। धवल बैंक को बोलेगा आने वाले 1 साल तक आनंद सर लोन लेंगे, और वो लोन लेंगे लेट्स से 10 लाख रुपए तक का, ऐसा नहीं है एक साथ 10 लाख रुपए लेंगे, बट अलग अलग इंटरवल्स में वो आपसे 10 लाख रुपया, तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का वो आपसे लोन लेंगे, उसकी गारंटी मैं देता हूं। ये आ गया समझ में? ये हो गया कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी फॉर अ स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी। देखो अ स्पेसिफिक गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सिंगल डेट और अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। तो जैसे ही आपका ये ट्रांजैक्शन एंड हुआ, मतलब इसके आपने अमाउंट्स को रीपे कर दिया, जो गारंटर है द गारंटर विल बी डिस्चार्ज। देखो ए गारंटीज द पेमेंट ऑफ बी, पेमेंट टू बी of the price of the 5 bags of rice which is to be delivered by B to C and to be paid in a month. Now B delivers 5 bags to C, C pays for them. Now this is a contract of specific guarantee. Why? Because A is indebted to the guarantee only for the payment of the price of the first 5 bags. तो उसके बाद में जो भी डिलीवर किया उन सब के लिए कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में क्या होता है, जब एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए आप गारंटी वहां पर प्रोवाइड करते हो, अब ये गारंटी कब तक वैलिड रहता है, ये गारंटी वैलिड रहता है जब तक आप इसको रिवोक नहीं करते, जब तक आप इसको रिवोक नहीं करते। जैसे यहाँ पर 1 साल धवल ने बोल दिया, तो ये 1 साल बाद ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर धवल यहाँ पे 1 लाख रुपया नहीं बोलता, धवल बोलता आनंद सर 10 लाख रुपए तक का लोन लेंगे और मैं उसकी गारंटी देता हूँ, तो 10 लाख रुपए तक के अमाउंट के लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल टिल द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बीइंग कैंसल्ड। देखो द एसेंस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी इज दैट इट अप्लाइज not to specific number of transaction but to any number of transaction that takes place and makes the surety liable for the unpaid balance at the end of the guarantee। ये समझ रहे हो? दोनों का डिफरेंस समझ रहे हो? एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट, ये समझ रहे हैं आपको? ये वाला समझ में आ रहा है? ओके okay. फिर अगर आप देखो तो आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दे रहे, on A's recommendation to be a wealthy landlord employs C as his estate manager, it was the duty of C to collect the rent on 1st of every month from the tenant of B and remit the same to B before 5th of every month. A guarantee this arrangement and promises to make good
ऑफ एनी डिफॉल्ट, दिस इज व्हाट कंटिन्यूइंग गारंटी, क्योंकि हर महीने का जो अमाउंट आपको जाएगा उसके लिए गारंटी दिया जा रहा है, तो कंटिन्यूइंग गारंटी हुआ। सेम वे ए guarantees the payment to be a tea dealer to the amount of rupees 100 for every tea he may supply from time to time to C. Now B supplies C with the tea of the value above 200 and C pays for it. कोई दिक्कत नहीं, but afterwards B supplies the tea for rupees 200 and C fails to pay. तो यहाँ पर 100 रुपया का लाइबिलिटी रहेगा। देखो अगर 150 होता तो भी इसका लाइबिलिटी कितना, मैक्सिमम 100, और अगर 70 रुपीज होता तो फिर लाइबिलिटी 70, क्योंकि उसने गारंटी मैक्सिमम अप टू 100 रुपीज तक का यहाँ पर दे दिया था, और ये कॉन्टिन्यूअस गारंटी है। ठीक है, ए गारंटीज पेमेंट टू बी of the price of 5 sacks of flour to be delivered by B to C and to be paid in the month. अब देखो यहाँ पर आ गया in the month। अब 5 sack डिलीवर हुए, C pays for that. Afterward, B again delivers 4 sack to C in the same month, which C does not pay. Now, this guarantee was not a continuing guarantee. क्यों? क्योंकि यहाँ पर already 5 sacks के लिए बात हो चुका था, तो यहाँ पर जो उसके बाद में डिलीवर किया गया उसके लिए वो कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इन अ कंटिन्यूइंग गारंटी द लायबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी कंटिन्यूज टिल द परफॉर्मेंस और द डिस्चार्ज ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर एंटर्ड फॉर व्हिच द गारंटी इज, और व्हेन द गारंटी इज टू बी विड्रॉन। तो अगर गारंटी विड्रॉ नहीं होगा या जब तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये बैक टू बैक चलता रहेगा। गाइस इज दिस क्लियर? अब देखो इंडेमनिटी और गारंटी में यही रहता है, नंबर ऑफ पार्टीज आपको पता है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। लाइबिलिटी कैसा रहता है? लाइबिलिटी है प्राइमरी एंड अनकंडीशनल, लेकिन श्योरिटी का लाइबिलिटी यहाँ कैसे रहता है? उसका लाइबिलिटी है सेकेंडरी एंड इट इज कंडीशनल, कि पहले प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करे फिर मैं पेमेंट करने के लिए आऊंगा। राइट, टाइम ऑफ लाइबिलिटी, दिस इज ओनली अपॉन द हैपनिंग ऑफ द कॉन्टिजेंट पर्टिकुलर इवेंट, कि भाई आग लग गई तो मैं पे कर दूंगा, ठीक है, जहाज डूब गया तो मैं पे कर दूंगा, मरीन इंश्योरेंस। लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटी कब अराइज होगा? जब जो प्रिंसिपल डेटर है वो नहीं पे करता, तभी आपका लाइबिलिटी अराइज होगा। इंडेमनीफायर नीड नॉट एक्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, लेकिन यहाँ पर श्योरिटी तभी एक्ट करेगा when the principal debtor is going to request. ठीक है, right to sue the third party, so indemnifier cannot sue the third party, but here the surety can proceed against the principal debtor और बोलेगा मैंने तेरे बिहाफ में जो जो पेमेंट्स किया है वो मुझे आप यहाँ पे रीपे करोगे। पर्पस क्या रहता है? दिस इज फॉर द रिम्बर्समेंट ऑफ द लॉस, और गारंटी वाला किसके लिए होता है? फॉर द सिक्योरिटी फॉर द क्रेडिटर। एंड कॉम्पिटेंसी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे पार्टीज दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर क्या बोला गया है? जो श्योरिटी है, द श्योरिटी शुड बी competent to enter into the contract even though the principal debtor is not competent to enter into the contract, still वो वहां पर क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? यहाँ पर श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये पॉइंट आप देखो, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार आता है। मतलब मैं तो प्रैक्टिकली इसके ऊपर केसेस, मतलब जो मेरा केस था उसमें ये पॉइंट सीधा सीधा उठ के आया था। ठीक है, अब आप देखो कंपनी का एक प्रमोटर, चलो आपको बेस्ट एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं। दिस इज अनिल अंबानी, दिस इज रिलायंस कम्युनिकेशन, और ये यहाँ पे लेट्स से एक बैंक है। अनिल अंबानी इज द प्रमोटर ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशन, तो उन्होंने बोला बैंक को कि बैंक आप रिलायंस कम्युनिकेशन को क्या कर दो? लोन प्रोवाइड कर दो, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर रिलायंस कम्युनिकेशन ने पेमेंट नहीं किया या डिफॉल्ट किया तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा उसके बिहाफ पे। ये केस पता ही है आप लोगों को, ऐसा हुआ था ना चाइनीज बैंक के साथ, जिसमें अनिल अंबानी ने यूके में जाके बोला था मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ, ड्राइवर भी नहीं है मेरे पास,
सुना आपने ये केस? एनीवे आप यहां पर ध्यान देखो कि ये एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया आपके लिए किसका, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। अब ध्यान रखो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, क्या बैंक स्ट्रेट अवे अनिल अंबानी के टुवर्ड्स भाग सकता है? नो। सबसे पहला इवेंट यहां पर क्या होगा, फर्स्ट द कंपनी आरकॉम हैज टू डिफॉल्ट। आरकॉम डिफॉल्ट करेगा, देन यहां पर क्या होगा, बैंक विल प्रोसीड अगेंस्ट अनिल अंबानी। तो आप एक तरीके से देखो, ये जो लोन प्रोवाइड किया गया है, ये जो लोन है, ये दोनों की लाइबिलिटी है कि नहीं? एक तरीके से देखो, आरकॉम और अनिल अंबानी दोनों की लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि कल को अगर आरकॉम डिफॉल्ट करेगा तो लोन का रीपेमेंट किसको करना है? अनिल अंबानी को करना है। अब आप इसको पढ़ो, द लाइबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विथ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब को एक्सटेंसिव का क्या मतलब होता है? विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, सो द श्योरिटी इज लाइबल फॉर व्हाट द प्रिंसिपल डेटर इज लाइबल फॉर। ये देखो, द श्योरिटी इज लाइबल फॉर व्हाट द प्रिंसिपल डेटर इज लाइबल। हाउएवर the liability of the surety may be made less that of the principal debtor by an express contract to that effect। मतलब अनिल अंबानी बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि देखो आप लोन यहाँ पे दे दो 500 करोड़ का, पर मैं कंपनी का प्रमोटर हूं, मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ 300 करोड़ का, तब तो बात अलग है। अदरवाइज अगर आपने ये 300 करोड़ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट ही आपका गारंटी कितने का है, 500 करोड़ का। मतलब जितने का भी ये अमाउंट है उतने का ये अमाउंट आपका गारंटी का हो जाएगा। ये पॉइंट आया समझ में गाइस? ये पॉइंट आया समझ में? और एग्जैक्टली ऐसा ही केस हुआ था जब हम लोग बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे थे और कंपनी के प्रमोटर को हमने बोला था आपको पेमेंट करना है, और कंपनी का प्रमोटर अपना ही गेम खेल रहा था। वो बोलता है कि नहीं, मेरा तो लिमिटेड लाइबिलिटी होगा जितना यहाँ पे। तो हमने उसको फिर बताया कि देखो आप यहाँ पे एज अ शेयर होल्डर नहीं हो। मतलब टेक फॉर एग्जाम्पल, अनिल अंबानी बोलता है मैंने रिलायंस कम्युनिकेशन में 1 लाख शेयर्स परचेज करके रखे हुए थे और 1 लाख शेयर्स 10 रुपए का था, मैंने फुल्ली पेड पूरे सारे के सारे शेयर्स दिए, तो मेरा लाइबिलिटी तो जीरो है। लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट एंड ऑल दोस थिंग्स पूरा बताया। तो फिर हमने वहां पे उस कंपनी के प्रमोटर को बोला कि देखो आपको हम कोर्ट में खड़ा कर रहे हैं नॉट एज अ शेयर होल्डर, हम आपको खड़ा कर रहे हैं एज अ गारंटर। और वहां पर फिर ये पॉइंट आया था कि देखो लोन भले ही कंपनी को मिला हो, क्योंकि आपने गारंटी प्रोवाइड किया, तो आपकी लायबिलिटी बिल्कुल आपके कंपनी के बराबर की है। आप ये नहीं बोल सकते मुझे तो कुछ पैसा मिला ही नहीं, मुझे क्या फायदा हुआ, मैंने तो बाकी शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए ये गारंटी लिया था, राइट? तो मेरे ऊपर इस तरह से पूरा का पूरा लोन नहीं डालना चाहिए, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। वो स्टोरी बना बना के केस डिफेंड कर रहे थे, बट ये नहीं हुआ। फिर देखो, द लाइबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी अराइजेस ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, बट एज सुन एज द प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट्स द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी बिगिंस। आया? तो फर्स्ट देखो ये वाला पॉइंट आ गया। फर्स्ट द लाइबिलिटी इज ऑफ द रिलायंस कम्युनिकेशन, एंड देन if the Reliance communication defaults then it is the liability of Anil Ambani। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट बता रहे, the liability of a surety arises only on the default of the principal debtor, but as soon as the principal debtor defaults the liability of the surety begins and runs co-extensive with the liability of the principal debtor, in the sense that surety will be liable for all those sums which the principal debtor is liable for। अरे क्लियर? क्लियर? अब ध्यान रखना, वेयर अ डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल देन लाइबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी आल्सो सीजेस। मतलब अगर आप डेटर को लाइबल नहीं कर सकते तो श्योरिटी के पास तो गलती से भी मत जाना। मतलब कल को रिलायंस कम्युनिकेशन बैंक को बोल दे कि नहीं मुझे आपको कोई पैसे देने ही नहीं है, तो क्या फिर बैंक अनिल अंबानी के पीछे जा सकता है? आंसर इज नो। ओके, so surety's liability continues even though the principal debtor has not been sued or omitted for being sued। In short, a creditor may choose to proceed against the surety unless the agreement is contrary। मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन ने अगर डिफॉल्ट किया
तो बैंक सीधा अनिल अंबानी के ऊपर भी प्रोसीड कर सकता है, लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिलायंस कम्युनिकेशन को डिफॉल्ट करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपके पास आता है। सो ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पर अनिल अंबानी ऐसा नहीं बोल सकता, एक काम करो, आप रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर केस फाइल करो, और उससे पैसा रिकवर नहीं होता है तो फिर मेरे पास आना। पहले जाओ रिलायंस कम्युनिकेशन के सारे एसेट्स वगैरह को बेचो, फिर मेरे पास आना, फिर मैं पैसे दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। अरे समझा गाइस, ये पॉइंट समझा? पर ये होना जरूरी है, ये स्टेप होना जरूरी है। जैसे ही रिलायंस कम्युनिकेशन डिफॉल्ट करेगा, बैंक स्ट्रेट अवे अनिल अंबानी के अगेंस्ट प्रोसीड कर जाएगा। इट नीड नॉट फर्स्ट टेक रिलायंस कम्युनिकेशन टू द कोर्ट कि 500 करोड़ में से पहले 200-300 करोड़ हम तो पहले आरकॉम से रिकवर करते हैं, फिर बचे हुए अमाउंट के लिए हम अनिल अंबानी के पास जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है आपने गारंटी दी, मतलब आप साथ में लायबल हो यहाँ। सो ए guarantees to be the payment of bill of exchange by C, the acceptor. Now the bill is dishonored by C. A is not liable only for the amount of the bill but also for the interest in the charges that has become due. तो ये यहाँ पर आपको नेचर पूरा सम अप करके दे दिया। लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज सेकेंडरी एंड ही इज लाइबल ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, और जैसे डिफॉल्ट होगा उसका लाइबिलिटी राइज हो जाता है इमीडिएटली, एंड द क्रेडिटर हैज अ राइट टू स्यू the surety directly without first proceeding against the principal debtor. ये पॉइंट समझा? ये पॉइंट समझा आपको? राइट, ओके। अब यहां से रुको 1 मिनट। ठीक है, यहां से हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। कल शाम को हमारा जो लेक्चर होगा, कल शाम को हम यहां से कवर करेंगे। ठीक है, ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।